तेरी सितमगरी अबिहा अली की कलम से माखूज किस नंबर 17। आगा जान ये आपकी मेडिसिन। मनालो ने खाना खिला के दवाई दे रही थी। उसे बहुत दुख लगा आगा जान को कमजोर होते देखकर। वो अपने गम में आगा जान को फरामोश कर चुकी थी। पर जब से वो बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू कर गई थी, अब वो पुरसकून रहती थी। हसनाल ने तो उसे आज तक नहीं बुलाया था। अव्वल तो घर आता ही नहीं था, मगर जब आता तो रात के 1-2 बजे, जब तक वो सो चुकी होती। लेकिन वो सिर्फ उसे लगता था, जबकि मनाल तो हर लम्हा, हर घड़ी उसके इंतज़ार में, हर पल उसकी आहट सुनने के लिए बेताब रहती थी। आवाज़ान मैं बहुत बुरी हूँ ना, पिछले पूरे हफ्ते से एक ही घर में होते आपके पास ना आई। इनके पास बैठी इनको देखती वो दुख से बोली थी। हसनाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? कहीं गलत तो नहीं कर रहा वो तुम्हारे साथ? वो इसकी आंखों में नमी देखते उसके चेहरे को खोजते हुए बोले, आगा जान, आपको ऐसा लगता है कि हसनाल गलत कर सकते हैं? वो तो उस दिन वक्ती खफा हुए थे मुझसे, और इन्हें मुतमईन करते हुए बोली ताकि वो इनकी इसकी वजह से परेशान ना हो। पता है मीनू, तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का पता नहीं दे रही। तुम सच बता रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। इतनी सी थी जब से तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया था। मैं अशनाल की तो नहीं, पर तुम्हारा झूठ सच जान लेता हूँ। इतना भी पता है, तुम दवाई देने के बहाने अपने दिल का बोझ हल्का करने आती हो मीनू पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें सुनती नहीं है। आगा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सुना था कि मैं बच्चों का दिल पढ़ती हैं, उनकी आंखों की बुझती जोत नहीं देख सकती। अशनाल तो इनके शोहर की बेटी थी, सौतेली थी, लेकिन सगों वाला सलूक वो मेरे साथ भी नहीं करती। मैं इनकी आगोश में जाने के लिए तरस गई हूँ। मैं अशनाल के हक में बोलती हूँ, इनको गुस्सा आता है। मैं आप सबकी कुर्बानियों का जिक्र करती हूँ, इनका दिल करता है मेरा मुंह नोच लें। हसनाल ठीक कर रहा है मेरे साथ। वैसे आगा जान, हर रिश्ता मासूम है, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, या मियाँ बीवी का हो। इन रिश्तों को अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, अगर बेपरवाही से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर नरमी से पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। क्योंकि मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए गाता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और सुख वाली रात सोता कौन है? आगा, सब अपनी ज़ात में गलत है। किसी को रिश्तों में तवाज़ुन रखना नहीं आता। अगर सब रिश्तों में बराबरी रखें, ना माँ के सामने बीवी को डांटे, ना बीवी के सामने माँ को बुरा भला कहे। हसनान अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो तो खालिस थे। आगा जान, इन्हें रिश्ते में तवाज़ुन रखना आता है। इनको जितने भी मुझसे इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन एक कमरे के बाहर मुझसे ऊँची आवाज़ में कभी बात नहीं की। कभी खाला के सामने मुझे बुरा भला नहीं कहा। कभी इनके सामने मेरी हैसियत गिराई नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं हूँ ही इसी काबिल। वो आज खुद से भी तल्ख़ हो रही थी। लेकिन मीनू पुत्र, मुझे दुःख लगता है, मुझे तरस आता है तुम पर, हमदर्दी है तुमसे। वो परेशान से बोले, आगा जान, वाक़ई में हमदर्दी के काबिल हूँ मैं, तरस के काबिल, प्यार मोहब्बत के नहीं। वो जो खुद को जोड़ के आगा जान के पास थी, इसका ज़ब्त टूटा था। आज फिर वो टूटी थी। उसे लगा कि वो वाक़ई काबिल रहम है। वो आगा जान से इजाज़त लेती कमरे से निकली। रोशनान की आँख खुली तो वो उठ बैठा था। वो अभी तक बैठे काम कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, यानी वो 10 बजे से लेकर अभी तक काम कर रही थी। कंधों से लटकता दुपट्टा, बाल निकले हुए, वो झुककर मुसलसल काम कर रही थी। रोशनान को दुःख लगा था कि वो अभी तक काम कर रही है। इसकी आंखों से पानी आ रहा था। रोशनान को नहीं पता था कि वो जाग गया है। वो अभी बेहस बनकर लिख रही थी। रोशनान आहिस्तगी से उठा और चलता हुआ कमरा आराम से और खामोशी से उसके पास सोफे पर बैठा, जबकि अशनान इसको देखकर इसके पास रजिस्टर रखकर उठ खड़ी हुई। दोनों के दरमियान मायनी खेज खामोशी थी। रोशनान ने उसे उठता देखकर हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी पुरहिद्दत पनाहों में लिया था और नरमी से थामे उसे अपने बेड पर लेकर आया था। जबकि अशनान का खफा खफा और नरूठा रोया रोया सा लहजा, गिरियाजार सी सुर्ख आंखें, एक तो 3 घंटों से बैठे रहने और हाथ के मुसलसल इस्तेमाल, इसकी कमर और टांगों में दर्द होने लग गया था। और ऊपर से उस शख्स की कुर्बत इसका दिल जला के रखती थी। वो इसे फासले पर रहती थी, पर और किस हद तक खुद को बचा कर रखती।
जबकि इस सितमगर ने तो तय कर लिया था इसकी हिम्मत तोड़ने और इसे शिकस्त से दो चार इसकी हिम्मतें तोड़ने का। वो इसे मुकम्मल बेबस कर देता था, जबकि रोशनार उसे बेयकीनी से जुज़-बेजुज़ होते देखकर मुस्कुराया था। खफ़ा हो। इसके मध्यम गंभीर लहजे का हिसार इसके जज़्बों से भरपूर आवाज़ और ना टूटने वाला दायरा अभी तक बना हुआ था। वो इसके जज़्बों और आँच देती नज़रों से घबराई थी और इसका हिसार से निकलने के लिए मचली थी। मुझे छोड़ दें, नहीं बात करनी है आपसे। वो बहुत ज़्यादा खफ़ा थी। आप हर वक़्त मुझे डाँटते रहते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ। वो ये कहकर रोने लगी थी। अच्छा, अच्छा, सॉरी। वो उसे कूल करने के लिए बोला था कि वो फिर से ना रोने लग पड़े। कान पकड़े, ऐसे नहीं। वो दिल में खुश हुई थी कि ये खड़ूस शख्स उसे मना रहा है। अच्छा ये लो। वो उसके निरूठे लहजे को देखते हुए इसके कान पकड़कर बोला। मेरे नहीं, अपने पकड़े। उसने सर पर हाथ मारकर इसकी हरकतों से आजिज़ होते हुए कहा। ओह! अच्छा सॉरी। मुझे लगा कि तुम अपने पकड़ने का कह रही हो। वो अब की बार अपने पकड़ने का कह गई थी। इसकी गिरफ्त हल्की पाकर वो निकली और जाने के लिए उठी थी। फिर से वो अपने खौल में सिमटी थी। ये तो तय था कि वो इस शख्स की कुर्बत में कुछ नहीं कर सकती। किधर जा रही हो? इधर बैठ जाओ। अभी तक खफ़ा हो? लगता है मेरी डाँट से दिल दुखा है। वो उसके उतरे उतरे चेहरे को देखकर नरमी से फिर से अपने पास बिठाते हुए बोला था। झिड़कियाँ देने वाला, धमकियाँ देने वाला, रौब जमाने वाला, भूल चुका होता है कि वो भी इंसान है। उसे भी अपने जैसे इंसानों पर धमकियाँ और रौब जमाने पर कोई हक हासिल नहीं है। आपने दिल दुखाते वक़्त, सख्त रवैये वक़्त रखते वक़्त ये कभी नहीं सोचा कि मेरा भी दिल है। कुछ सोचना चाहिए था तुम्हें, मुझ पर सितम करने से पहले। मैं तेरी मोहब्बत नहीं थी, पर इंसान तो थी ना। आप कम से कम ये सोच लेते कि मैं आपकी इश्यू नहीं हूँ, पर आपके जान से प्यारे चाचू की प्रिंसेस तो हूँ ना। आपने नफ़रत करते वक़्त कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ, जिसका दिल दुखता है। कसम से आपके अल्फ़ाज़ मेरे रूह पर छेद करते हैं। शादी से 1 दिन बाद भी मुझे आप में पहले वाला सुपरमैन नज़र नहीं आया। मुझे भूले-भटके से भी याद नहीं पड़ता कि आपने मुझसे कभी भी नरमी से बात की हो और आज इसके सख्त लहजे पर तल्ख़ हुई थी। तुम सही कह रही हो। मैंने ज़ुल्म करते वक़्त तुम पर ये नहीं सोचा कि तुम भी इंसान हो और तुम्हारा भी दिल है। और सच बताऊँ, बाबा और ख़ाला अम्मी, आगा जान की बेएतबारी के बाद इतना तल्ख़ हो गया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम मेरी इश्यू हो। ये तक भूल गया कि मैंने तो खुद तुम्हें मोहब्बत की आबियारी से परवान चढ़ाया है। फिर तुम कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकती हो? जिस दिन तुम्हें बुखार था, फुरकान के घर जाने के बाद, उस रोज़ मैंने क्वेश्चन करवाया था और तुम्हारी राइटिंग देखी और वो रात मेरे ज़हन के पर्दों में घूमी थी। मैंने उस रात वाली और तुम्हारी राइटिंग का मुवाज़ना किया। उस रात मैंने सोच लिया था कि वाक़ई में तुम्हारा सुपरमैन बनने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने अपनी नफ़रत के दिनों में भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सच्ची बताऊँ तो उस रात के बाद मैं अपने अंदर से तुम्हारा सुपरमैन तलाश कर रहा हूँ, पर वो मुझे नहीं मिला। तुम खुद सोचो, तुम्हारी ज़ात को बखेरने के बाद मैं तुम्हारा सुपरमैन बन सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। मैं तुमसे ना माफ़ी माँगी है और ना माँगूँगा, क्योंकि मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा सुपरमैन वापस लौटाऊँगा, छोटी लड़की। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़ात को समेटने की कोशिश करूँगा। ये कहकर वो उसकी आँखों पर झुका और नम आँखों पर अपना लम्स छोड़ा, फिर फ़ासला बनाता लेट गया था। और आज की बात भी खफ़ा हो तुम। तुम्हारा खफ़ा होना बनता है। तुम्हारी शिकायत भी बचा है। वो इसे गहरी सांस लेते और हाथों से चेहरा साफ करते हुए देखते हुए बोला था। मुझे आपसे शिकायत नहीं है। वो अब की बार नज़रें झुकाए हुए बोली थी। वो शॉक हो गई थी कि उसे सच पता भी है, फिर वो इसे सर्द क्यों कह रखता है? क्यों उसे अज़ियत देता है? अभी वो अपनी अना में गुम है। उसे गुस्सा आया था कि वो इसके बेकसूर होने के बाद भी तल्ख़ रहता था। क्यों इसकी ज़ात इतनी बेमोल हो गई थी? या वो अभी भी मनाल को पसंद करता है? फिर तुम्हारा चेहरा खफ़ा-खफ़ा क्यों है? इसका अंदाज़ जताता हुआ हरगिज़ नहीं था। सुलह जो अपनायत आमेज़ था। मैं खफ़ा नहीं हूँ और ना ही शिकायत है किसी से। आपसे मैं तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं समझी हूँ ये एहसासात वहाँ होते हैं, जहाँ मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत हो, इनकी ज़रूरतों का एहसास बाकी हो।
हमारे रिश्ते में ऐसा कोई इस्तेकाक और मान है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों खुशफ़हमी का शिकार हूँ? वैसे सच कहूँ, अब मुझे रवैया और लहज़े तकलीफ़ नहीं देते। पहले मैं सोचती थी कि अच्छा इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। जब से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, समझ आ गई है। ऐसा नहीं है अशनार। इसकी बात सुनकर वो पहली बार घबराया और हाथ बढ़ाकर उसे अपने ऊपर झुका लिया। तुमने गलत सोचा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ मान और इस्तेकाक का रिश्ता कायम नहीं हुआ, पर हो तो सकता है ना? मैं तुम्हारे साथ चाह का ख्वाहिशमंद हूँ। आज भी पूरी ईमानदारी से एतराफ़ करता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी हमराही में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। तुम बहुत ही पाकीज़ा हो। तुम्हारा किरदार ही से हीरे से भी शफ़ाफ़ है। तुम्हारे पाक किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। तुम्हारा ये अंदाज़, तुम्हारे लहज़े का ठहराव मुझे पल-पल तुम्हारे करीब करता है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम मेरी रग-रग में बस चुकी हो। तुम आहिस्ता-आहिस्ता पॉइज़न की तरह मुझ पर असर कर रही हो। वो इसके झुके सर को देख रहा था। उसने हल्के से सर उठाया। इस पर हया के रंगों का बसेरा था। वो आसमानी रंग के सूट में गज़ब की मर्दानगी समेटे हुए था। उसके कुशादा चेहरे के तासुरात नर्म से थे। ऊपर से उसकी नरमो गुफ्तगू वो पिघल रही थी, पर वो पिघलना नहीं चाहती थी। अच्छा छोड़ो, नींद आ रही है तो सो जाओ। वो उसकी नींद से भरी आँखों को देखता नरमी से अपने से कुछ फासले पर लेटा गया था। पर मुझे अपने रूम में सोना है। वो उसे अपनी तरफ तकता पाकर कन्फ्यूज़ सी होकर बोली थी। ओके कोई बात नहीं, उठो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शब बख़ैर। वो इसका हाथ पकड़कर अपने लब वहाँ रखे और तुम्हारे पैर पेपर तक मैं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद तुम मेरे साथ मेरे पास मेरी निगाहों के सामने रहोगी मिसेस। ये सोच समझ लो और ज़हन नशीन कर लो। वो भारी गंभीर लहजे में कहता इसका दिल धड़का गया था। इसकी मायने खेज़ी बातों से वो काँपी थी, जबकि अशनार को उम्मीद नहीं थी कि उसे फ़िलहाल इजाज़त देगा। वो बेयकीन सी होती उसके पास से उठी थी। पेपर की बात तो उसे पता नहीं कब आनी है, अभी तो कल पहला पेपर था। उसने सोचा कि वो इतने दिनों तक भूल जाएगा, लेकिन वो ये वाला मुहावरा भूल गई थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत हसरत थी मुझे तुम्हें यहाँ देखने की मिस्टर इरफान दुरानी। इरफान दुरानी जेल की बोसीदा हाल जंग लगे लोहे के संगलाख को पकड़े नीचे बैठा, उसकी गंभीर आवाज़ सुनता उठ खड़ा हुआ था। जो वकालत के लिबास में लैपटॉप उठाए, अपनी डार्क ब्राउन आंखें इस पर गाढ़े मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्सियत नजर आ रहा था। इसका सहर इरफान दुरानी को भी बौखला कर रख गया था। वो उसे पूरे 4 साल बाद अपने रूबरू देखकर सही मानों में घबराया था। पिछले 4 साल से मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए तरस रहा था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई। रोशनाल बख्त जो आज थाने में आया था, इरफान दुरानी हवालात की तारों में बंद था। वो उसे आज देखने आया था कि वो खबीस इंसान किस हालत में था, जिसकी वजह से उसने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। तुम? वो हैरत के मारे फटी निगाहों से इस शानदार शख्स को देखने लगा था। उसे लगा था कि वो तो अब वकालत की जॉब से रिज़ाइन दे चुका है। उसने इसके खिलाफ इतना मार्का तैयार किया, इसे तो लगा था कि वो मैदान छोड़कर भाग गया है। जी मैं। क्यों यकीन नहीं आ रहा मिस्टर इरफान दुरानी? क्या तुम्हें लगा कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी वजह से माज़ी में मुझे एडवोकेट की जॉब से रिज़ाइन्स करने पर प्रेशराइज़ किया जा रहा था? तुमने मुझे आसान हदफ समझा हुआ था। पता है, शेर जब हमला करता है तो वो कदम पीछे को हटता है और फिर एक ही झटके में पूरा ज़ोर लगाकर अपने शिकार पर हमला करता है। तब वो बाज़ी जीतता है। मेरा ये शेर नौजवान भाई पिछले 3 साल से शिकार को टैकल्स करने के तरीके सोच रहा था। आखिरकार हाथ आ ही गया। अब की बार पीछे आते हसनाल ने बुलंद आवाज़ में कहा था। ऐश ग्रे सूट में वो शख्स मिलता-जुलता था। दोनों की शख्सियत एक जैसी थी। इरफान दुरानी को ये आवाज़ पहचानी-पहचानी लगी। वो उठा था, लेकिन वो चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। वो कैसे पहचान जाता कि हसनाल तो गंदे कपड़े पहने रखता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो तेल लगा, जाली ड्राइवर और कहाँ ये सूटेड-बूटेड शख्स। माँ-बहन, बेटियों की इज़्ज़त इतनी सस्ती नहीं होती इरफान दुरानी कि उन्हें रात के अंधेरों में यूँ बंगलों में पामाल किया जाए। अब की बार हसनाल की आँखें लहू-रंग हुई थीं। उसे बच्ची का चेहरा नहीं भूलता था। कौम को तबाह करने वाला फ़िरौन होता है, इस कौम को बचाने वाला मूसा भी आता है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इरफान दुरानी को शूट कर डाले। पता है, जब हिसाब
वो सिर्फ लफ्ज़ों से काम चला रहा था। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा ये आँखें ये पहचानी-पहचानी लगती हैं। वो अनजाने सी कैफ़ियत में पहचानने की कोशिश करते हुए बोला था। मिस्टर इरफ़ान, अगली मुलाकात आपसे कोर्ट में होगी। उम्मीद है आप में बदलाव नज़र आएगा। रोशनाल कहता चल दिया था। एक बात ज़हन में खोल कर सुनो, 2 टके के एडवोकेट, ये पुलिस मेरे मातहत काम कर रही है। तुम्हारे जजेस सारे कदमों में हैं। इस बात की फ़िक्र छोड़ो। इस बात को सोच लें कि तुम्हारी ये आरामदेह ज़िंदगी कुछ दिनों की मेहमान है। मैं इन सलाखों से बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा, अज़ाब बना दूँगा। वो उसे जाते हुए देखकर इसकी पुश्त को देखकर चिल्लाया था। साहब, अवाम के लिए कुरान ख़वानी करवा रहा हूँ। मैनू तो पता तुसी बहुत ही परेशान हो, इसलिए तुसादा दिमाग घूम गया है। इसको गुस्से से लाल पीला होता देखकर हसनान ने गुलाबी पंजाबी का खात्मा किया था। गद्दार इंसान, तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। इरफान दुरानी गुस्से से लाल पीला हो गया था। साहब, तुसा खुद पहले तो निकलो, फिर खड्डा खोदा के मैनू दब देना। साहब जी, आप पहले खुद तो निकलें, फिर गड्ढा खोदकर मुझे भी दफनाना। वो बाय-बाय करता अलविदाई मुस्कुराहट लिए निकला था, पर ये नहीं जानता था कि इस खुशी की दुरानियाँ कितने अरसे पर मुहित था। हसनान आज बहुत खुश था। वो तवक्को के मुताबिक जल्दी घर आ गया था। वो आगा जान के कमरे में आया तो वो सोता देखकर आराम से दरवाज़ा लॉक करते निकला और अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर बैठ गया। वह नमाज़ पढ़ रही थी। एक लम्हे को तो मबहूत सा उसको देखने लगा। ख्वाब-ख्वाब के ड्रामे हैं, लेकिन फिर नज़रें झटकनी थीं। वो फ्रेश होने चल दिया। तकरीबन 20 मिनट बाद वापस आया तो वो टेबल पर खाना रख रही थी। ये खाना खा लो। उसे पता था वो बात नहीं करेगा, फिर भी ज़लील होने के लिए उसे बुलाया था। नहीं खाना मुझे, ले जाएँ आप। कितनी दफ़ा कहा है आपको कि खुद तक रहा करें। जानबूझकर बहाने से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तवज्जो और इल्तिफ़ात पाना चाहती हैं तो बता दें कि आप मेरे क़ुर्ब के लिए मर रही हैं। अगर आप चाहती हैं तो कुछ बक़ुरबत की खैरात कर देता हूँ। क्या याद रखेंगी? वो आज फिर उसे आप कह रहा था। लहज़ा यार में ज़हर है, बिच्छू की तरह। वो मुझे आप तो कहता है, मगर तू की तरह। जबकि इसकी बात सुनकर मन्हाल का चेहरा तारीक हुआ था। तो क्या वो इसे इतनी घटिया लड़की समझता था? क्या वो इसकी नज़रों से गिर गई थी? और आज इसकी और ज़्यादा अजनबियत और उसका आप कहना वो उसके रवैये से फीकी पड़ी थी। मेरा वो मतलब नहीं था। वो तुम्हें खाना देना था। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए बस। वो ना चाहते हुए भी अपने किरदार की सफाई देने लगी थी और जाकर सोफ़े पर लेट गई थी। वो आज घर था तो वो सोफ़े पर सो गई थी। उसे लगा कि अगर वो बेड पर गई तो वो तज़लील कर देगा। जबकि वो खामोशी से खाना खाने लग पड़ा था। उसकी तरफ देखा जो सोफ़े पर लेटी हुई थी। ये दूरियां रख के क्या साबित करना चाहती हैं आप कि बहुत पाक-पाज़ हैं? उसको बेड पर लेटता उसने फिर से ज़हरखंद रवैये से उसे उलझाया था। वो रोज़ अपने टुकड़े-टुकड़े दिल को जोड़ती और फिर बुरी तरह बखेर देता था वो। वो खाना खाकर बर्तन नीचे रख के आया था और वापस आया तो खामोश कमरे में सिसकी की आवाज़ उभरी थी। मनाल तो अपनी ज़ात की कम मायगी पर रो रही थी। क्या साबित करना चाहती हो? कि बहुत मज़लूम हो? वो उसके पास बैठकर धाड़ा था, जबकि मन्नाल कम्फर्ट से मुँह निकालकर सहम गई थी। उसको अपने पास देखकर वो खौफ से पीली पड़ गई थी। पूरे महीने बाद उसको अपने करीब आता देखकर इसका दिल सहमा था। इसको अपने पास देखकर वो खौफ से पीली पड़ी थी। वो इसको अपने पास बैठता देखकर सहम गई और आँखों से आंसू बेमोल होकर गिर रहे थे। इसको उसने उठने की कोशिश करने लगी। हसनाल हटो प्लीज़। वो बेबसी से उसे हटाने लगी जो इसके पास बैठा था। बकवास बंद करो। मैं भी मर नहीं रहा। मुझे बस मेरे सवालों के सीधे-सीधे जवाब चाहिए। इसमें कोई हेर-फेर हुई तो मनाल बीबी फिर ये भूल जाना कि मैं हसनाल बख्त तुम्हारा शौहर हूँ। वो बजाय ठंडे और सादा अल्फाज से कह रहा था, लेकिन इसका लहजा आग से भी ज़्यादा गर्मी और तपिश लिए हुए था। कौन से सवाल? उसका ये रूप मनाल की रूह फना किए जा रहा था। वो इसके ऊपर झुककर जैसे आज सारे हिसाब लेने के चक्करों में था। मनाल को लगा कि वो सच में झूठ नहीं देगा। किस बिना पर तुम्हें अशनाद से इतनी नफ़रत हुई कि तुमने सबकी नज़रों से उसकी इज़्ज़त छीन ली? वो बोला नहीं, धाड़ा था। क्या मतलब? मनाल ने थूक निगलते हुए खुश्क होंठों पर ज़बान फिरी थी। वो जो अनजान रवैये से पूछ रही थी, जब इसके फ़ौलादी हाथों का पड़ता थप्पड़ इसके हवास झुनझुना कर रह गया था।
वो चेहरे पर हाथ रख के साकत से इसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। बताओ, ऐसा क्या किया था तुमने कि सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी? वो ऊँचा होता धाड़ा था। मनाल को तो इस जैसे नरम शख्स से उम्मीद नहीं थी। मैं इससे नफ़रत करती थी बहुत इसलिए, लेकिन जब अम्मी ने उसे मारा और वो बलक-बलक कर रोई, तब मुझे बहुत ज़्यादा निदामत हुई। वो इससे डरकर सफाई देने लगी थी। उसे लगा इसका मूड नॉर्मल हो जाएगा, पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खामख़याली थी। वो भी इसके थप्पड़ की जलन बर्दाश्त कर पा रही थी और तुम्हारी एक नेदामत से इसके दामन पर लगे गए कीचड़ साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा। वो मुझे माफ़ कर देंगी, बाबा और माँ से राज़ी हो जाएँगी, आगा जान को माफ़ कर देगी। और क्यों किया तुमने ऐसा? नफ़रत की वजह क्या थी? इस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? इस बात का भी जवाब चाहिए मुझे। वो सोफ़े पर गुस्से से हाथ मारते हुए बोला था। वो बस रोशनार के आगे-पीछे ही घूमती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी नफ़रत की वजह रोशनार की अशनार के साथ केयरिंग थी, जो वो सिर्फ़ अशनार के लिए रखते थे। मेरी जलन की इंतहा थी। मैं तो बस रोशनार से मोहब्बत करती। वो रुंधे एहसास से बोलने लगी क्योंकि उसका गुस्सा सबको मात दे रहा था। वो शर्मिंदगी से इकरार जुर्म करते अपना बचाव करने के लिए सच बोल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तल्ख़ सच इसकी ज़िंदगी अज़ाब बना देगा। वो तो उसे दोस्त ही समझ रही थी। वो नहीं जानती थी कि एक दोस्त जब शौहर बन जाए, वो फिर दोस्त नहीं रहता, वो शौहर ही रहता है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उम्र में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ये बात तो वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि एक दोस्त को तो शौहर बन जाता है, पर एक शौहर कभी दोस्त नहीं बनता। और वो ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था, ये कि उसकी बीवी उसके भाई की मोहब्बत का इज़हार कर रही है। जबकि हसनाल तो सुन रह गया। हकारत और तहय्युर से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। 4 महीने बाद उसकी बीवी रोशनाल से मोहब्बत का इज़हार कर रही थी। बीवी से भाई की मोहब्बत का इज़हार सुनकर इसके जिस्म में शोले और चिंगारियाँ फूटने लगी थीं। इसका दिल किया वो खुद को आग लगा ले। मनाल का इकरार सुनकर अपने जान से प्यारे भाई से वक्ती जलन का जज़्बा पैदा हुआ था। क्या बकवास की है तुमने? वो ग़ैज़ो-ग़ज़ब से भरपूर लहजे में धाड़ा था। यानी अशनार तो शुरू से ही इसकी थी, लेकिन मनाल क्या अब भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी? वो जैसे मरने-मारने पर तुल गया था। शौहर होकर आज तीसरी दफ़ा ऐसे गुस्सा हो रहा था। वो तो दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसके सर्द लहजे में छुपी फनकार उसको तार-तार कर गई थी। वो इसका जवाब दिए बगैर धक्का मारकर उठी थी। मनाल, हसनाल ने हरकत में आते ही उसने उठकर झपट कर इसका हाथ पकड़ लिया और फिर से ज़हर खां चीखा। वो अपनी सभी आँखों से आंसू पोंछने लगी। मंगनी रोशनाल हाकिम बख्त से, हसद अशनाल हाकिम बख्त से, शादी हसनाल हाकिम बख्त से। अब शादी के 4 महीने बाद शौहर के सामने मोहब्बत का दावा करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मनाल हाकिम बख्त इतनी चालाकियाँ और साजिशों की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? इसकी कलाई पकड़कर वो भड़क उठा था। हसनाल, मुझे छोड़ दो। वो दरख्वास्त लिए सा लहजा लेकर बोली थी। बहुत आसान समझा है ना, ये छोड़ने-छुड़वाने वाला काम? हसनाल ने अब की बार गुस्से में कहा और उसके हाथ को झटका दिया था। इसके जाहरियत भरे झटके के नतीजे में वो बेड पर जा गिरी थी। इसके हवास झुनझुना उठे थे। वो औंधे मुँह बेड पर गिरी थी। बहुत मसनून बनती हो। याद करो सबके साथ तुम उससे ज़्यादा बुरा सलूक कर चुकी हो। हम सबके साथ। और अब मैं जो करूँगा, हाँ, मैं हक बजानब रहूँगा। अब मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ तुम कर चुकी हो हमारे साथ, इससे ज़्यादा की मुस्तहिक हो तुम। इसके लहजे में इतनी सख्ती देखकर मनाल रोने लगी थी। मेरे सामने तस्वीर मत बहाओ, मुझे सख्त ज़हर लग रहा है। मैं हरगिज़ नहीं पिघलने वाला। वो लाख सब्त करना चाहती थी पर इसकी आंखें भीग गई थीं। वो इन आंसुओं को किसी तरह भी रोक नहीं सकी थी। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हसनाल। तुम्हें हक हासिल है जिस तरह का सलूक कर लो। मुझे जो सज़ा देनी है कबूल करें। मैं हरफ़े शिकायत मुँह पर नहीं लाऊँगी। वो रोते-रोते बोली थी, जबकि हसनाल तो चौंक कर उसे देखा और फिर जैसे देखता ही रह गया। वो बिल्कुल नए रूप में रंगी हुई थी। इसकी निगाहें बात करने के बाद बिल्कुल झुक गई थीं। खामोश आँखें, खामोश लब, सर पर स्याह शॉल लपेटे, न गिला, न शिकवा, न शिकायत। वो ऐसी कब थी? वो ऐसी कभी नहीं थी। बस आँखों में आँसू थे,
नज़र झुकाकर बात करना तो उसकी ज़ात का हिस्सा नहीं था। वो रोब झाड़ती, आंखें झुकाती ही नज़र आती थी। वो बिल्कुल बदली हुई थी, लेकिन फिर इसका इकरार मोहब्बत का सोचकर वो सर झटक गया। बकौल उसके वो उसे मुतासिर करने के लिए ऐसा कर रही है। फिर तो मुझे हर तरह का हक हासिल है। जो कहूँगा वो करोगी? वो ऐसे ही खड़ा था, लहजा सख्त था। जो कहोगे, कसम उठा के कहती हूँ करूँगी। वो बिना सोचे समझे बोल गई थी। ये नहीं सोचा था कि आज अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। वो कैसे बर्दाश्त कर रहा था, वो ये नहीं जान पा रही थी। ठीक है, जाके कॉफ़ी बना के लाओ, 5 मिनट में। वो बिना रियायत रखे बोलने लगा था। वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर निकल गई थी। ये भी नहीं कहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं कैसे बनाऊँगी? जबकि उसके जाने के बाद हँसता बेड पर बैठ गया था। 5 तो नहीं, अलबत्ता 20-25 मिनट बाद वो इजाज़त लेती अंदर आई थी और कप साइड टेबल पर रखकर निकलने लगी थी। मैंने कहा था जाने के लिए। वो इसको 2 कदम बढ़ते देखकर करख्तगी से बोला था। वापस आओ, 1 सेकंड से पहले। जबकि वो कोई जवाब दिए बगैर वापस आई थी। कोई काम था? वो मुश्किल से भराए लहजे में बोली। पूरे 25 मिनट लेट आई हो। अब बताओ, क्या सज़ा दूँ? वो बुलंद आवाज़ में धाड़ा। सॉरी। क्या सॉरी? इधर आओ मेरे पास। और 1 कॉफ़ी क्यों बना कर लाई हो? अपने लिए क्यों नहीं बनाई? मैं कॉफ़ी नहीं पीती, इसलिए नहीं बनाई। उसने वज़ाहत दी थी। वो पर आज तुम्हें पीनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही गोल्डन फ्लाइन बनाया है मैंने। वो ये कहते उसके नज़दीक हो गया। क्या मतलब? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अब परेशान हुई थी। नींद से भरपूर आँखें अब खुल गई थीं। तुमने कहा था जो कहूँगा तुम वो करोगी। अब मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी। आज सही वक़्त है। मनाल वक़्त है। अपनी अदाओं के जो भी तीर चलाने हैं वो मुझ पर चला लो। जैसे बड़े भाई पर चलाती थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तो फिर हक रखता हूँ तुम पर। वैसे आज तुम्हारे हुस्न को ख़राज पेश करने का दिन है। ये कहकर इसकी आँखों में ज़हरीले तासुरात दर आए थे। इसके लहजे और आँखों में ज़ुमानिश सी तपिश थी। मनाल तो शर्म और गुस्से, बेबसी के तासुरात में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। हसनाल की तरफ से इज़्ज़त-उन-नफ्स पर रखकर एक थप्पड़ पड़ा था। वो ऐसी बातें करके इसके वजूद के साथ इसकी रूह पे भी चोट लगा रहा था। और फिर वो तो अपने गुस्से को निकाल कर उसे नए रिश्ते से रोशनार करवाकर खुद सो गया था। वो आज उसे सितमगर लगा था जो खुद तो पुरसकून हो गया था, पर वो आज उस हसनाल से वाकिफ हुई थी जो बिल्कुल भी ठंडे मिजाज का नहीं था। सतही सोच रखने वाला, मुंतकिम मिजाज शौहर था। आज उसकी रूह पर आबले बन गए थे। रग-रग में हशर बरपा था, लेकिन वो लम्हा तड़प रही थी, जल रही थी। वो इसके बाजुओं के हल्के से उठी थी। उसे ना उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं था और उसने दुपट्टा सेट किया और फिर बेड पर आकर लेट गई। वो हकदार था, फिर वो कैसे उसके हक से दस्तबरदार होती। इसके राज़ी होने के बाद ही वो इसके करीब आया था, लेकिन उसे दुःख था कि वो इसको बहुत गिरे हुए किरदार की लड़की समझ रहा था। इसके बाद अपनी बेकदरी पर उसके रवैये से उसकी आँखों में आँसू बहने लगे। वो इसके रवैये से अपने किए गए जुर्मों और ज़्यादतियों पर रो रही थी, जिसके बदले से उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सब सबके तल्ख़ रवैये सहने पड़ रहे थे। ज़्यादती करते वक़्त उसने कब सोचा था कि इतने बुरे हालात इस पे आएँगे। अगर वो सोचती थी तो ऐसा कभी नहीं करती। वो किस्सा मकाफ़ात अमल भूल गई थी। मकाफ़ात अमल का थप्पड़ बहुत देर से था, मगर जब लगता था तुम्हारी करारी आवाज़ के साथ, इतनी ज़ोर से कि इंसान कभी भूल नहीं सकता था। ऐसा ही इसके साथ हुआ था। अभी तो इब्तिदा थी, वो इंतहा का सोचते ही काँप उठी थी। वो जल्दी-जल्दी काम कर रहा था। उसने इरफ़ान दुरानी का केस फ़ाइल कर दिया था। उसने कागज़ी कार्रवाई करके नोटिस एक सिपाही के थ्रू जेल ही भिजवा दिया था। अब बस उसके नोटिस मिलने का इंतज़ार था। वो इरफ़ान दुरानी के वकील से भी मिला था। इसका वकील काफ़ी ख़राँट था। रोशनाल जानता था, वो इसके लिए एक फ़ाइल तैयार कर रहा है। आज अशनार का लास्ट पेपर था। पेपर इवनिंग टाइम था और वो रोशनार के पेपर दिलवाने खुद जाता था। जब तक वो पेपर नहीं दे लेती थी, तब तक वो गाड़ी में ही इसका इंतज़ार करता था। वो इसलिए जल्दी-जल्दी कर रहा था, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर था, तो उसको ऑफ़िस से जल्दी निकलना था। वो पूरी दिलजमी से काम कर रहा था, जब पॉकेट में पड़ा फ़ोन रिंग करने लग पड़ा। उसने फ़ोन निकाला तो बाबा का नाम जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम।
कैसा है मेरा शेर? दूसरी जानब से बाबा की जिंदगी से भरपूर की भारी आवाज चकमकाई। वालेकुम सलाम। बाबा मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। घर में सब कैसे हैं? अम्मी, खाला, बाबा और आगा जान सब ठीक है। क्या सुनाऊं? आगा जान तुम्हारी और अशनार की वजह से बहुत परेशान है। ये बात सुनते उसने बाबा की आवाज में साफ परेशानी सुनी थी। क्यों? अब क्या हुआ है? जैसा वो चाहते थे ऐसा हो गया। अब और क्या चाहिए कि मैं अब अशनार को लेकर इस मुल्क से ही निकल जाऊं? ये बात कहते उसके वजी कुशादा चेहरे पर गुस्सा और इसके लहजे में खुद ब खुद तल्खी आई थी, क्योंकि उसे अशनार पर किए गए सितम याद आ रहे थे। वो ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता था कि आगा जान ने उसकी मासूम और बीवी को तस्लीर करके उस घर से निकाला था। इतना गुस्सा जचता नहीं है मेरे शेर जैसे जवान बेटे पर। मेरा शेर बेटा धीमे लहजे का मुतहम्मिल है। तुम्हारे आगा जान का हुक्म नहीं है कि इनकी रिक्वेस्ट है कि तुम वक्तविला वापस आओ। वो दिन ब दिन तुम्हारी वजह से कमज़ोर हो रहे हैं। हर रोज़ तुम्हारा और अपने बेटे की मासूम निशानी का पूछते हैं। वैसे धीमे लहजे में ठंडा करते हुए बोले थे। बेटे की मासूम निशानी का पूछते हैं। बाबा जान, आपके लहजों ने और आपकी बेएतबारी ने से मैं ऐसा हो गया हूँ। वरना कब चाहता था कि मैं ऐसा हूँ। और जहाँ तक रही बात आगा जान की, तब क्यों परेशान हो रहे हैं? इस वक्त कहाँ था इनके बेटे की मासूम सी निशानी, जब उसे घर से दरबदर कर दिया गया था। इतना तो सोचते थे कि वो खून था इनका, पर नहीं, इनको तो अपनी खड़ी नाक पसंद थी। इनको किसी के एहसासात की क्या परवाह। पर बाबा, आप इनको बता दीजिएगा कि मैं भी इनका खून हूँ। अना मुझ में भी इनसे ज्यादा है। आगा जान ने शायद समझा था कि मुझे घर से दरबदर करके और जायदाद से आग कर देंगे और मैं इनकी हर बात मान लूंगा। आगा जान को बता दीजिएगा कि इनकी अना का हमारा ये पोता बेशक कंगाल भी हो जाए, तो इसके हाथों में इतना दम है कि अपनी बीवी को मेहनत मजदूरी करके रोटी खिला सकता है और इसकी मासूम जिद और बेजा ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। लेकिन वह इनके दर पर झुक कभी नहीं सकता। इसका लठ मारता अंदाज बहुत कुछ जताता हुआ था। बेटा जी, ये तुम्हें वक्त आने पर समझ आएगी कि मेरा ये सख्त लहजा और मेरी ये बेएतबारी तुम्हारे लिए कितनी मुफीद थी। मैं इतना आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हरगिज नहीं था कि ये तुम्हारी बेकरारी नहीं देख सकता था। वरना कोई किसी की इतना परवाह नहीं करता कि अपना जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक मासूम बच्ची के लिए कर दे। वो अशनार के हवाले से उसे इतनी बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मेरा बेटा इतना तालीम याफ्ता और महज़िब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी झूठी अना के चक्कर में झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और एक बात सुन लो, गरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमज़ोर हो, वो अना और गरूर मर जाता है, जैसे आगा जान का ख़त्म हो गया है। वो सच में गमगीन हुए थे, क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रोशनार और अशनार का जिक्र करते तो इनकी आंखों में नमी भर जाती थी। बाबा प्लीज, मैं बेगैरत नहीं हूँ। सच में मुझे आगा जान की इस अमर पर बहुत ज्यादा दुख था। उस दिन मैं आप सबकी नजरों में ही नहीं, खुद की नजरों में गिर गया था। मुझे पता है आगा जान ने बहुत नफरत और गरूर से गलत लफ्ज कहे थे। ये दुनिया है साहबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई मुजरिम है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लग जाएंगे तो हमें हर कोई बुरा लगेगा। पता है, हम जब किसी से नफरत करते हैं तो हम इसकी खामियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। इसकी जात में से कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं। हम इसकी सोल में 99 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ते हैं और उस एक खामी को पकड़कर इसको कांटों पे घसीटते हैं और इसमें से वो खामी भी खींच खींच कर निकालते हैं जो इसको खुद भी नहीं पता होती। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शेर जवान, अगर हम किसी से उनसियत रखें, इसे तवज्जो और प्यार दें, तो हम इसकी 99 खामियों को छोड़कर इसकी वो 100 वाली खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी अना के ज़म में दूसरों को तो टटोर रहे होते हैं, बखेर रहे होते हैं। तभी हम दूसरों खुद को सही कह रहे होते हैं। वो उसे समझा रहे थे। पुत्र, बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है। जब वो कभी नरमी और गुस्से के मूड में होते तो वो फिर पंजाबी शेर सुनाते थे बेटों को, समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। और इनके इस अमल पर दोनों भाई काफी हद तक इंस्पायर भी होते थे। फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्र दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, मछलियां वांगू तारियां ला, फेर भी तेरी बो नहीं मुकदी।
पहले अपनी मैं मुका। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं। हम तुम्हारे पास आएँ। तुम्हारी माँ अशनाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफ़ी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन वो भली-मानस अब तो रोज़ ज़िद पकड़ती है कि मैंने बेटे और बहू से मिलने जाना ही जाना है। मैं अब इसके मज़ीद बहाने अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। वो तेज़ लहजे में नरम बातें करते हुए बोले थे। बाबा, आज बस अम्मी को रोक लें। अशनाल का आज लास्ट पेपर है। आपको इस शीर जुआ की कसम किसी को नहीं बताना। मैं अशनाल को लेकर खुद आऊँगा। ये सरप्राइज़ में इसको सरप्राइज़ रखिएगा। वो बाबा की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना को तोड़ गया था। वो इनसे वादा लेता खुश कर गया था। तो राज तुम्हारा राज रहेगा शेर जवान। मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, मेरा ग़रूर हो। इसलिए तो मुझे अपने इस शेर जवान पर फ़ख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमज़ोरी जानते थे, जबकि फिर कुछ देर इधर-उधर बातों के बाद फ़ोन रख गए थे और वो भी पुरसुकून हो गया था। बाबा के लफ्ज़ों से वो खुद को मुतमईन हो गया था, लेकिन अब उसने अशनाल को मनाना था और उसे मनाना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं था।